हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूं शुभ सिंह। आज आपके लिए लुसेंट की क्लास लेकर आया हूं, जहां पे आपको पढ़ना है शेरशाह सूरी के बारे में। इससे पहले मैं आपको बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज का टॉपिक है आपको जहां पे पढ़ना है शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है? जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, मैं लुसेंट पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। और लुसेंट जनरल कंपटीशन का किंग माना जाता है। और लगभग एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपको मदद मिलेगी। और इसमें आज एक टॉपिक है आपका शेरशाह सूरी, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक एनसीईआरटी का क्लास शुरू किया, जिसका 2 क्लास मैंने दे दिया है। जो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे एनसीईआरटी, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आज का मैं टॉपिक प्रारंभ करता हूं शेरशाह सूरी के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला भी दिख रहा है, इसलिए मैं लुसेंट का जो ओरिजिनल बुक है उसका मदद कर लूंगा। और ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लुसेंट का ही बुक है, पर ये प्रीवियस प्रिंटिंग वाला है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा उसे मैं हाईलाइट करते चलूंगा। तो शेरशाह सूरी का समय के बारे में पूछा जाए तो 1540 से 1545 के बीच में वो शासन किया। यानी 1540 में वो राजा बना और 45 तक उसका शासन काल रहा। अगर इसकी बात किया जाए, सूर साम्राज्य की स्थापना अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। यानी ये जो सूर साम्राज्य के संस्थापक है, सूर साम्राज्य के संस्थापक है, वो शेरशाह सूरी है, ठीक है? और ये अफगान था, ये अफगान वंशीय था। यानी इसका जो वंशज था अफगान से था, ठीक है? आपको प्रश्न ये बनता है कि सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो शेरशाह सूरी। और ये अफगान वंश से संबंधित है, ठीक है? आगे आपका शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवारा होशियारपुर में हुआ था। ये जो बजवारा है ये होशियारपुर में है, ठीक है? वहीं पे हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद का था। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। आपको याद रखना है, यह सूर वंश से संबंधित था। ये भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? तो सूर वंश से संबंधित था। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। और ये एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न उलट के देखेंगे तो ये आपको देखने के मिल जाएगा कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां से किसको बुलाया जाता था? शेरशाह सूरी को, ठीक है? आगे इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम का जमींदार था। यानी कि जो इनके पिता थे, शेरशाह सूरी के जो पिता थे, एक जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के, ठीक है? और ये जौनपुर के अंतर्गत आता था, जौनपुर के अंतर्गत आता था। यानी इसके पिता हसन खां, पिताजी का क्या नाम है? हसन खां। क्या नाम है? हसन खां। आपको याद रखना है। कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के। इसके बाद फरीद ने एक शेर को तलवार की एक ही बार से मार दिया। यानी ये जो फरीद खां है, ये एक ही तलवार से एक शेर को मार दिया, ठीक है? इसकी उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद मोहम्मद बहार खां लुहानी, ये देखिए ये अफगान शासक था, मोहम्मद बहार खां लुहानी, उनसे खुश हो गया और इसीलिए उनको शेरशाह की उपाधि दिया। शेरशाह की उपाधि दिया। आपको याद रखना है कि शेरशाह की उपाधि शेरशाह सूरी को क्यों मिला था? क्योंकि वो एक ही तलवार से शेर को मार दिए थे। और उस वक्त यहाँ के जो सुल्तान थे मोहम्मद बहार खां लोहानी, यही उपाधि दिए थे उसको, ठीक है? उसके पराक्रम को देखते हुए, ठीक है? आगे आपका शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा है। यानी यहाँ पे आपको पूछेगा कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। किसके बीच हुआ आपको पता है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया। और इसी के साथ ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, ठीक है? तो पूछेगा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछे जाए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। रिविया इसको आप करके चले, ठीक है? शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। अर्थात कालिंजर में जब वो युद्ध कर रहा था, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1545 को। आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? तो कालिंजर में। कालिंजर में हो गया, मतलब उसको कालिंजर को न जीतने के लिए गया था, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक अग्न्यास्त्र चला रहा था। यानी वो जब मरा ना, वो जब मरा यानी उक्का नामक अग्न्यास्त्र था जिसको चला रहा था, और उसी में उसकी विस्फोट होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और युद्ध चल रहा था, ठीक है?
कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि कालिंजर के जब जब शेरशाह सूरी कालिंजर पर आक्रमण किया उस वक्त वहां का राजा कौन था? तो कीरत सिंह था। आपको याद रखना है कीरत सिंह। कालिंजर का राजा कौन था? कीरत सिंह। और आपको पूछेगा कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के समय वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे आपको यहाँ पे बता दिया है। उक्का नामक के अंदर चला रहे थे, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। इसके बाद है शेरशाह का मकबरा सासाराम में। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बनते एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। और ये झील के बीच में, ठीक है, झील के बीच ऊंच टीले पर निर्माण किया गया है, ठीक है। मतलब उसका जो मकबरा है उसके चारों तरफ से पानी है, तालाब जिस इसको झील कह सकते हैं, और उसके बीच में ना उसके ऊपर उसका कब्र बनाया हुआ है, ठीक है। आगे रोहतासगढ़ किला, किला कूना। देखिए ये रोहतासगढ़ किला है और एक किला कूना है। किला कूना दिल्ली में है। नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। और ये पूछता है, एग्जाम में पूछता है किला कूना का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। और किला कूना कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ, ठीक है। उसका बेटा आ गया, उसका पुत्र आ गया जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम है इस्लाम शाह। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाली सिकंदरी गज, देख लीजिए। अब ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिकंदरी गज का प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने। एवं सन की डंडी, देखिए सन की डंडी से जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि एक छोटा सा लकड़ी लेते हैं और भूमि को मापते हैं, तो उसी तरह से सन की डंडी का प्रयोग किया, ठीक है। और 32 अंक वाला सिकंदरी गज का प्रचलन किया और सन की डंडी का प्रचलन किया भूमि को मापने के लिए। देख लीजिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि 32 अंक वाला भूमि को मापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने। इसके बाद आता है शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी के रुपया, देख लीजिए 178 ग्रेन चांदी के रुपया और 180 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया, ठीक है। मतलब वो रुपया का मुद्रण करवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया, यानी एक नया नगर बनाया जिसका नाम है शेरसूर। कहाँ पे बनाया? रोहतासगढ़ दुर्ग और कन्नौज के साथ स्थान पर, यानी कन्नौज है ना उसके स्थान पर ये बनवाया। देखिए वहां पे कुछ प्रिंटिंग में थोड़ा त्रुटि नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपको नया बुक से पढ़ा रहा हूँ, दोनों को मिला के ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है। आगे रोहतास किला कूना का दिल्ली में नाम मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। आगे शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था, जो मैं आपको बता दिया हूँ। और आगे क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे शेरशाह ने भूमि का माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, इसने 178 ग्राम चांदी का रुपया और 180 ग्राम तांबे का दाम चलाया। तो ये तो मैं बता चुका हूँ। आगे आपका शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बनाया, यानी कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बनवाया शेरशाह सूरी, ठीक है। उसके बाद है आपका शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी, यानी जो टैक्स लेता था शेरशाह सूरी 1/3 भाग लिया करता था। 1/3 भाग लिया करता था। एक यहाँ पे दिया गया है कि जो शेरशाह सूरी के समय में जो पैदावार होता था उसका जो टैक्स लिया जाता था 1/3, ठीक है। आगे यहाँ पे कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। आपको याद रखना है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया? शेरशाह सूरी ने। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की प्रथा का प्रचलन किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ आपको धुंधला दिख रहा है, इसलिए मैं नया बुक से पढ़ा रहा हूँ और वहां पे आपको चेन लगा दिया रहा हूँ। आपको याद रखना है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की प्रचलन किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। देख लीजिए ये पाटलिपुत्र जिसको उदयन ने बनाया था, उदयन ने बसाया था और इसका नाम रख दिया पटना। और पटना के नाम से स्थापित किया शेरशाह सूरी ने। कब? 1541 में। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पटना का संस्थापक कौन है? तो शेरशाह सूरी। और जब पूछेगा पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? तो उदयन, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका है, ठीक है। आगे आपका शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक की मरम्मत करवाई। ये जो जीटी रोड आप इसको कहते हैं जीटी रोड, वो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका मरम्मत करवाया शेरशाह सूरी ने, ठीक है। आप इसको ऐसे भी आपको ऐसे पूछा जाएगा कि शेरशाह ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो आपका उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने, ठीक है। जीटी रोड इसी को शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है।
आगे आपका मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, यानी ये लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, ये कवि है जो मलिक मोहम्मद जायसी जो इनके समकालीन थे, ठीक है। आगे डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया, यानी जो डाक हम लोग डाक पोस्ट कहते हैं ना, वही डाक पोस्ट का जो व्यवस्था है उस वक्त जो प्रचलन में लाया गया शेरशाह के द्वारा लाया गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपको बता रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी से ये तो हो गया आपका, लेकिन नया बुक में कुछ कुछ खास दिया गया है। यहाँ पे अकबर के समकालीन शासक कुछ यहाँ पे दिया गया है जो उस बुक में नहीं है। अब उस वक्त कौन कौन थे देख लीजिए। रानी एलिजाबेथ, ठीक है, जो इंग्लैंड में थे। उसके बाद शाह अब्बास, ये ईरान के थे। और जार इवान चार बेसिलिएविच, ये रूस के थे। और जार इवान चार बेलिसियोसिस, इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, ठीक है। यहाँ से आपका अकबर के बारे में स्टार्ट हो जाता है और अकबर का एक नया टॉपिक है और एक बड़ा चैप्टर, इसलिए इसके बारे में हम कल आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे नया में कुछ यही दिया गया था और अगले क्लास में हम आपको अकबर के बारे में बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, आप लुसेंट पढ़ रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे एसएससी पढ़े, आप एनटीपीसी पढ़े, आप बीपीएससी पढ़े या फिर यूपीएससी पढ़े, आपको प्रश्न बनते हैं इससे। या फिर आरआरबी क्यों ना पढ़े, आप रेलवे क्यों ना पढ़े, एनटीपीसी क्यों ना पढ़े, ग्रुप डी क्यों ना पढ़े, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लुसेंट पढ़िए, ठीक है। फिलहाल मैं तो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसमें साइंस भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जो धीरे धीरे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।